हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। और यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ 14 दिसंबर 2020 का द हिंदू का पॉडकास्ट। और बात करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल थे जो आपको पढ़ने हैं। पेज नंबर 1 पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल नहीं है, बस एक काजीरंगा का मेंशन है दिल्ली एडिशन में। नाउ एक्सप्लोर काजीरंगा ऑन बोट्स एंड बाइसिकल। अभी तक जो है वो बोट और बाइसिकल इन सब से वहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता था, अब पहुँचा जा सकता है। तो थोड़ा सा काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में और आसपास कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद पेज नंबर 2 तो यहाँ पर सिटी न्यूज़ है और ओबीई और दिल्ली में क्या चल रहा है उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। फॉग आ गया है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, बाकी कुछ काम का नहीं है। बस एक डेटा यहाँ पर, एक फैक्ट है जो लिखा हुआ है कि 2000 क्रिमिनल अरेस्ट हुए हैं लास्ट 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, दिल्ली पुलिस ने इतने सारे लोगों को अरेस्ट किया है इन सो फार एज द आर्म्स एक्ट इज़ कंसर्न। ठीक है, तो जो हथियार रखते हैं, अवैध हथियार, जो मुन्ना भाई टाइप के लोग, तो ऐसा चीज़ वहाँ पर हुई है। तो वो चीज़ आप एक फैक्ट जो है 2000 से ज़्यादा याद रख सकते हो। आप कहीं पर राउडी वाला राउडिज़म जो चल रहा है, जैसे एनकाउंटर अभी रिसेंटली हुआ था जो विकास दुबे का, या बाकी जो गैंगस्टर होते हैं, तो वो एक चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर एक फैक्ट के थ्रू बता सकते हो। बाकी मिर्ज़ापुर और जो ऐसी सीरीज़ चलती हैं और कैसे चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ों को हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो इन चीज़ों की यहाँ पर जब आप एथिक्स में बात करो तो आप इन चीज़ों की बात कर सकते हो। आर्म्स एक्ट के अंदर बड़े बड़े नेता अभिनेता आपको देखने को मिलते हैं। नेता नहीं लेकिन अभिनेता तो बहुत सारे आपने देखे होंगे रिसेंटली, पंजाबी सिंगर वगैरह एंड वगैरह, तो आप उन चीज़ों को एथिक्स में यूज़ कर सकते हो। पेज नंबर 3 पर कुछ बड़ी चीज़ें नहीं हैं। राघव चड्ढा जो हैं दिल्ली में 8 पार्टी मैन, उनको डिटेन किया जा रहा है। बाकी सारी चीज़ें, कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। पेज नंबर 4 नॉर्थ और ईस्ट की बात है, तो यहाँ पर वही पंजाब की वो कंट्रोवर्सी और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं। रिसेंटली NFHS 5 जो हुआ है उसका पार्शियल डेटा अभी सामने आया है और धीरे धीरे आपकी ये पेरीफेरी जो लर्निंग होती है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। जब एक साथ सारी चीज़ें आ जाएंगी तब वो तो आ ही जाएंगी कि NFHS में क्या क्या आया, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें ये चीज़ें धीरे धीरे से इम्बाइब हो जाएंगी, उसमें समझ में आपको आ जाएगा। तो आप इसे बहुत अच्छे से परसीव कर सकते हो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे। तो रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है, NFHS 5 आया है और 2 न्यूज़ यहाँ पर हैं इस पेज पर और साइड बाय साइड न्यूज़ हैं। एक है असम में और एक है बिहार में। तो असम में क्या NFHS 5 ने पाया और बिहार में क्या पाया, उसका एक साथ डेटा यहाँ पर अलग अलग आर्टिकल्स में दिया हुआ है पेज नंबर जो मैंने बताया 4 पर। तो ये आपको पढ़ना है। असम के अंदर ये न्यूज़ आई है कि मोर फीमेल पर 1000 मेल्स इन असम। तो ये जो NFHS 5 है, यहाँ पर एक डेटा जो आपको बाद में एक साथ कंपाइलेशन रटना ना पड़े, उससे अच्छा है अभी थोड़ा सा याद कर लो कि असम में फीमेल जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं एज़ पर मेल, एज़ पर 1000 मेल या एज़ कंपेयर टू 1000 मेल। तो यहाँ पे सेक्स रेशियो जो है वो फीमेल के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। सो नाउ यू कैन यूज़ दिस थिंग। यहाँ से क्या होगा, जब ऐसी चीज़ें होंगी तो अपने आप जो है यहाँ पर एक आप कह सकते हो वीमेन एम्पावरमेंट और बाकी सारी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो ये रिवील किया है। बाकी इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी रिवील हुई हैं, जैसे सर्वे ने ये भी पता किया है, ये भी पता चला है कि फर्टिलिटी रेट जो है यहाँ पर वो 2 पॉइंट, जो यहाँ का टोटल फर्टिलिटी रेट है, इसी रीज़न की असम की बात हो रही है, तो ये 2.2 से अभी 1.9 हो गया है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात की जा रही है। और इसके अलावा मोर वीमेन मैरिड बिफोर 18 कंपेयर टू लास्ट स्टडी। तो अब यहाँ पर जो मैरिज है वीमेन की वो 18 से कम में ज़्यादा हो रही है, ये भी NFHS 5 ने बताया है। यही आर्टिकल एक और लिंकिंग आप कर सकते हो, जो ये हो सकता है कि पेंडेमिक में कैसे वीमेन चाइल्ड मैरिज वगैरह बढ़ी है, वो एक आगे पेज पर आर्टिकल है, बस उसको भी आप यहाँ लिंक कर सकते हो कि पेंडेमिक की वजह से लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन वो ख़राब हुई और उसकी वजह से लोग जो है वो जल्दी से शादी और ये सारी चीज़ें, क्योंकि खर्चा भी अभी कम होगा और दूसरा ये भी है कि पैसे ही नहीं है तो बाद में भी क्या डिले करके करना। सो दैट थिंग इज़ ऑल्सो देयर।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों की वजह से पॉवर्टी आई और पॉवर्टी से वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सारी चीज़ें होते हुए वो चला गया जो ये चाइल्ड मैरिजेस 1918 जो 1961 का एक्ट है उसको यहाँ पे काउंटर कर दिया उसने। तो पेंडेमिक का ये इम्पैक्ट भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैंने बोला एनएफएचएस में दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ असम हो गया, दूसरी चीज़ बिहार की न्यूज़ है कि 15% लोग यहाँ पे अभी भी वो जो एल्कोहल है जो बंद है दारू, लेकिन यहाँ पे 15% लोग जो हैं वो अभी भी पीते हैं। ठीक है, तो ये बिहार में 4 साल से ये शराब वगैरह बंद है, बट स्टिल 15% जो बहुत बड़ा नंबर है, 100 लोगों में 15% लोगों को 15 लोगों को अभी भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये NFHS 5 याद रखना है इसको। अगला नंबर पेज नंबर 5, तो यहाँ पे एजुकेशन की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट आप इसको छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा पेज नंबर 6 एडिटोरियल, तो यहाँ पे रूट्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्राइसिस जो है वहाँ पर इसकी बात की जा रही है और कोई नया मज़ेदार पॉइंट यहाँ पर भी नहीं है। द रीज़न बीइंग कि यहाँ पर भी बातें जो हैं वो प्रोटेस्ट से लेते हुए कैसे स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं एग्रीकल्चर इश्यूज़ एग्रीकल्चर के अंदर, तो वो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ कुछ बड़े नहीं हैं। यहाँ पर 2-3 मुद्दों की बात करी है राइटर ने। वो मुद्दे हैं कि मोनेटाइजेशन वगैरह, जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि चीज़ों का मोनेटाइजेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले जो चीज़ें सस्ते में मिल जाती थी वो चीज़ें महंगी हो रही हैं, इन्फ्लेशन, और इस वजह से इनपुट जो है फार्मर्स का वो बढ़ता है, आउटपुट में कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इस वजह से अल्टीमेटली जो फार्मर्स हैं उनको अपना इनपुट कॉस्ट भी नहीं मिल पाता है, तो फार्मर इनकम यहाँ पे कैसे डबल होगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो और भी इश्यूज़ हैं, ये बहुत छोटा इशू है। तो यहाँ पर क्योंकि इसमें बहुत सारे और इश्यूज़ हैं जो आप एग्रीकल्चर जब पढ़ते हो आपके जोग्राफी एज वेल एज द इकोनॉमी GS3 के अंदर, तो आप वहाँ पर हर चीज़ को डिवाइड कर सकते हो। कि फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू द डायग्राम एज वेल, कि एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप इमेजिन करो चीज़ों को कि इनपुट क्या है। इनपुट है आपकी सीड्स हैं, तो सीड्स में इश्यूज़ हैं, वहाँ पे आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप्स की बात आती है। और फिर जो सीड है उनका रिप्लेसमेंट रेट में इशू है कि फार्मर वही रखे रहते हैं, तो उससे क्या होता है वो कम हो जाती है। सीड बैंक बनाए जा सकते हैं, तो एक सीड का इशू है। ठीक है, हाइब्रिड सीड होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सीड एक इशू है। इरीगेशन जो एक इनपुट है वहाँ पर इशू है कि ड्रिप इरीगेशन हो, क्या इरीगेशन हो, PM आशा जो थी वहाँ पर क्या कंपोनेंट्स हैं स्कीम के। तो ऐसे इरिगेशन में एक कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका ज़मीन का लैंड जो है वो एक इनपुट है। तो लैंड में इश्यूज़ हैं जैसे लैंड फ्रेगमेंटेशन वगैरह एंड वगैरह, तो आप उन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। तो पानी हो गया, ये हो गया। फर्टिलाइज़र एक इनपुट है, तो फर्टिलाइज़र में क्या इश्यूज़ हैं, कैसे जो रेशियो है वो बिगड़ा हुआ है जहाँ बात की जाए इन चीज़ों की। तो इसलिए सरकार जो है वो जो बेसिकली नाइट्रोजन और ये जो ज़्यादा यूज़ करते हैं NPK वगैरह, तो उनको कैसे सही से ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए, कैसे एक जो नीड है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो इस वजह से क्यों सरकार अलग अलग किसान क्रेडिट कार्ड और ये सब चीज़ें लेकर आती है और कैसे अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसे आप इश्यूज़ को बहुत सारे तरीके से डिवाइड कर सकते हो और ऐसे आप बहुत डिटेल में कर सकते हो, बट यहाँ पर ये आर्टिकल कुछ खास चीज़ें नहीं बता रहा है। इसके अलावा एक यहाँ पर ब्रेकिंग अप का इशू है जो फेसबुक ने रिसेंटली बहुत सारे एक्यूजिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाई और बरी की स्ट्रेटजी फेसबुक अपना रहा है, उस वजह से मोनोपोली क्रिएट हो रही है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ उसने ख़रीद लिया है। तो यहाँ पर एक्यूजिशन की स्ट्रेटजी, इससे लॉन्ग टर्म में या आगे जाकर ये हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर का ये एक इतना बड़ा प्लेयर बन जाए कि ये कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली अब ये प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म के अलावा ये एक पब्लिशर बन चुके हैं। रिसेंटली एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल भी आया था दैट पब्लिशर बन चुके हैं ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक है। क्योंकि पब्लिशर का काम होता है किसी चीज़ को एडिट करना, किसी चीज़ को इंटरप्रेट करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को ऑडियंस पे टारगेट करना, ये सब पब्लिशर का काम होता है। प्लेटफॉर्म तो वो है जो सिंपल आप जो बोल रहे हो दूसरे तक पहुंचा दे, वो प्लेटफॉर्म है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन या टेलीकॉम सेक्टर एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जो बोलोगे, किसी से बोलोगे तो आपकी बात पहुंच जाएगी। बीच में कोई वो मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। टेलीफोन जो आपका टेलीकॉम ऑपरेटर है, जो जियो है, रिलायंस है या जो भी है, ठीक है, वोडाफोन है, आइडिया है, वॉट एवर, तो वो बीच में मॉडिफिकेशन नहीं करता
करता है उसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। लेकिन ये फेसबुक ट्विटर पहले तो ये प्लेटफॉर्म की तरह ही थे, लेकिन नाउ डेज क्या हुआ है, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हो चुका है कि उसमें इनका एल्गोरिथम ऐसा है कि एक तो ये एडिट भी चीज़ें करते हैं, चीज़ों को उनको बेसिकली वहाँ पे मॉनिटर भी करते हैं, और किस चीज़ को किस इंसान तक पहुँचाना है उन पर भी काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बीमारी हो जाए और आपने अगर एक वीडियो सर्च कर लिया उस चीज़ का, तो वो आपकी बीमारी सही हो जाएगी, लेकिन वो एल्गोरिथम ऐसा है वो आता रहेगा, बार बार आता रहेगा और वीडियोस उसी बीमारी के आपको दिखाता रहेगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम ऐसा है। अगर आप लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के सपोर्टर हो तो फिर आपको वही चीज़ें ट्विटर की पोस्ट में दिखेंगी, वही चीज़ें फेसबुक में दिखेंगी, वही चीज़ें आपको सजेशंस में दिखेंगी। तो ये एक प्लेटफॉर्म नहीं होता, ये प्लेटफॉर्म से एक हद आगे जा चुकी हैं और ये पब्लिशर बन गए हैं। तो वो एक इशू और है जहाँ पर अभी रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आए थे कि ऐसा जो है मॉडिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा ब्रेकिंग अप वाला इशू जो है वो भी एक मोनोपोली क्रिएट हो रही है, वो भी एक इशू है। तो इस चीज़ की इसमें जो भी चलेगा वो आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हो जब भी आप टेलीकॉम सेक्टर की बात करो, या आप एजुकेशन में जो मोनोपोलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। इसके अलावा एक छोटा सा आर्टिकल है कि सेक्टर जो नर्स वाला सेक्टर है, रिसेंटली जो हमारा 2020 है उसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स बोला गया था यूएन के द्वारा। तो ये जो है, तो यहाँ पे नर्सेस की बहुत कमी है और इन चीज़ों को आपको पढ़ना है, बस एक ओवरव्यू होना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि एक नर्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क द स्पेसिफिक क्वेश्चन, बट आपको हेल्थ सेक्टर में एक पॉइंट नर्स का भी है, डॉक्टर्स का भी एक पॉइंट है, और रूरल अर्बन डिस्पैरिटी का भी एक पॉइंट है। जो क्वैक्स आ जाते हैं, जो झोला छाप डॉक्टर आ जाते हैं, वो एक इशू है। स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, ऑपरेशनल इशूज़ हैं, फंक्शनल इशूज़ हैं, और पॉलिसी इशूज़ हैं, और रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं। तो वो बहुत बड़ा सेक्टर है हेल्थ सेक्टर। फिनेंशियल इश्यूज़, फंडिंग इशू इज़ ऑल्सो देयर। तो ऐसे आपको लॉन्ग टर्म में या बड़े लेवल पे चीज़ें पढ़नी है। नर्सेज में क्या इश्यूज़ हैं इतना डिटेल में आप बस एक बार ओवरव्यू रख लीजिए। इस पर अपनी नींद नहीं ख़त्म करनी है कि अब नर्सेज पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लगेगा। पूछ सकता है, ऑब्वियसली यूपीएससी कैन डू एनीथिंग, बट वो चीज़ें आप फिर कॉमन सेंस से भी कर सकते हो दैट जो एजुकेशन सिस्टम है वो इनपुट अच्छा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो पॉइंट भी लिखे हैं अगर आप पढ़ोगे तो यही सब लिखा हुआ है कि एकेडमिक्स, एजुकेशन और सर्विसेज के बीच में एक गैप है, क्योंकि एजुकेशन में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, गैप है वहाँ पे जो लर्निंग और एकेडमी या इंडस्ट्री या रिलेशन जो हम पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट में, तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। और अनइवन चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग इस तरीके की चीज़ें। तो आप बाकी कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, कुछ इतना ज़्यादा यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। इसके अलावा पेज नंबर नेक्स्ट जो है आपका पेज नंबर 7 ओपेड पेज, तो यहाँ पर एक नीचे इनोवेशन फॉर क्लीनर एयर की बात की गई है। यहाँ पर रिसेंटली क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर क्लीनर एयर की ज़रूरत है और राइटर ने बात की है कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड या कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक चीज़ें होनी चाहिए इन सो फार एज द फाइट अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन इज़ कंसर्न्ड। ओके, तो एक यूनिवर्सल ऐसा नहीं कि हर जगह एक ही तरीके से इससे लड़ रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, क्योंकि अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। तो दैट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिकनेस इज समथिंग दैट यू कैन यूज़ इन योर आंसर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कुछ बातें की गई हैं, अच्छी बातें की गई हैं जो आप आपके आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। रिसेंटली इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक पूसा बायो डिकम्पोजर जो है वो बनाया था, जो बात करता है बेसिकली 15-20 दिन में जो ये जो क्रॉप का जो स्टबल होता है उसको कन्वर्ट कर देगा मैन्योर में, दैट बायो डिकम्पोजर डिकम्पोज कर देगा। तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पर कैसे हेल्प करेगी पॉल्यूशन में, उसकी बात कर रहे हैं आर्टिकल में। इसके अलावा यूएनडीपी ने अभी रिसेंटली GOAI एक ऐसा एक उन्होंने एक मतलब एक यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाई थी, एक कंपोनेंट था GOAI। तो वो क्या करता है, स्पेस से जो ब्रिक जो ईंट के भट्टे होते हैं, ब्रिक किल्न होते हैं, तो कौन से नॉन कंप्लाइंट हैं, किसने सिस्टम का मजाक बना रखा है, उनको वो स्पेस से मॉनिटर करता है। यूएनडीपी ने एक यूनिवर्सिटी के साथ वो बनाया हुआ है। तो आप यूएनडीपी का ये एक मैकेनिज्म याद रख सकते हो, GOAI, जो स्पेस से चेक करता है, स्पेस से ये चेक करता है कि भाई कहाँ पे किसने नॉन कंप्लाइंट। और 37,000 से ज़्यादा इंडो गैंगेटिक प्लेन जो इंडिया का है वहाँ पे 37,000 प्लस ऐसे जो ईंट के भट्टे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। तो ऐसी चीज़ों
चीज़ों की ज़रूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी डाटा एनालिटिक्स और बिग डेटा एनालिसिस वगैरह वगैरह, इनकी ज़रूरत है इन सो फार एज दिस फील्ड इज़ कंसर्न। तो ये चीज़ें बात की गई हैं। इसके अलावा ये बोला गया है कि इनोवेशन की ज़रूरत है, स्टार्टअप वगैरह को आगे आना चाहिए और ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, तो ये यूएनडीपी का मैकेनिज़्म जो है आप याद रख सकते हो और इसको आपके आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर बहुत डिटेल में आपको एयर पॉल्यूशन से फाइट अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन पढ़ना है तो आप रिसेंटली जो एयर पॉल्यूशन के ऊपर कमेटी बनाई गई थी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन से लड़ने के, उसने 6-7 अच्छे बहुत अच्छे सुझाव जो दिए थे, वो आप विजन आईएएस की बुकलेट जो है PT 365 लास्ट ईयर की, उसमें जाइएगा। उसमें 4-5 पॉइंट में आपका पूरा एनालिसिस अच्छे से हो जाएगा। बाकी इस आर्टिकल में कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो कैसे इंडोर पॉल्यूशन को फाइट कर रही है, जो घर के अंदर पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा बजट एलोकेशन भी सरकार ने बढ़ाया हुआ है इस बार, ठीक है, बजट में जो फाइट अगेंस्ट इसके अगेंस्ट है। ठीक है, इसके अलावा बाकी बहुत सारे एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ऐसे एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के इसको मेज़र करने के बहुत सारी चीज़ें हैं। BS4 से हम BS6 में डायरेक्ट चले गए। रिसेंटली कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बना। तो ये 4-5 पॉइंट हैं, प्लस 2-3 पॉइंट जो हैं वो बताते हुए राइटर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन चीज़ों को यूज़ करने की एक सलाह दी है, जो आप आपके आंसर में यूज़ कर सकते हो। और यही सारी पॉइंट हैं। पेज नंबर 8 पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है, और यहाँ पर एक न्यूज़ है जो आप पढ़ सकते हो। रेयर मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग जो है वो थ्रिसूर में पाया गया। ठीक है, तो ये रेयर है मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग। ठीक है, एक फ्रॉग है, मेढक है। ठीक है, इसका नाम मिरिस्टिका है। ठीक है, तो वरिष्ठिका, कनिष्ठिका, मिरिस्टिका, ऐसे कुछ याद कर सकते हो। ठीक है, वरिष्ठ कनिष्ठ पढ़ा होगा ना, ये वरिष्ठ नागरिक हैं, ऐसे ही मिरिस्टिक हैं ये। ठीक है, ये फ्रॉग हैं तो मिरिस्टिका हैं। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 9 पर जाओगे तो पेज नंबर 9 पर भी कुछ ऐसी खास न्यूज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉइंट्स इन मोदी हसीना समिट, तो ये आप देख सकते हो, लेकिन लास्ट में आपको इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पर ही जाके रुकना पड़ेगा। यहाँ पर एक अनअकैडमी का स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है जो बात करता है इंडियाज़ इवॉल्विंग डिप्लोमेसी ड्यूरिंग कोविड-19। तो पहला ही वर्ड कोविडाइजेशन बोल रहा है, तो दैट कोविडाइजेशन यू कैन यूज़ इन सो फार एज द इंटरनेशनल रिलेशन पर कोई क्वेश्चन इज कंसर्न, तो आप वहाँ पर उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगले पेज पर पहुँच जाओगे तो यहाँ पर कुछ अच्छी न्यूज़ आर्टिकल है। पेज नंबर 10 पर इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए वैक्सीन लिटरेसी में, ऐसा एक्सपर्ट बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा इतिहास ऐसा रहा है। क्योंकि हमने अगर आप इसको लिंक करो इंटरनेशनल चीज़ों से, तो WHO ने टॉप 10 जो खतरनाक चीज़ें बताई थी हेल्थ इश्यूज़ में, उसमें एक वैक्सीन हेजिटेंसी भी बताया था। उस चीज़ से इसको लिंक कर सकते हो। और इंडिया में बहुत पहले जब पोलियो वगैरह की ड्रॉप चली थी तो वहाँ पर भी हुआ था, ये सारी चीज़ें चली थी कि इससे जो सेमन है, जो इनफर्टिलिटी वगैरह आ जाएगी, ऐसा लोगों में अफवाह फैल गई थी। और फिर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग उसको फिर लेने से थोड़ा उसमें हिचकिचा रहे थे। दैट वैक्सीन हेजिटेंसी WHO ने भी रिकॉग्नाइज की थी। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बात हो रही है कि वैक्सीन लिटरेसी की ज़रूरत है। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक का आर्टिकल है कि जो ये आपका कोविड-19 है, इस कोविड-19 के जो बेसिकली इसका जो RNA है उसको सीवेज सैंपल में भी पाया जा रहा है। तो यहाँ से क्या है, एक चीज़ पता चलेगी कि जो हम कह रहे हैं कि ये हॉटस्पॉट नहीं है या यहाँ पर वायरस नहीं फैला है, अगर वहाँ के सीवेज का हम सैंपल लेके उस एरिया का, उस पूरी लोकेलिटी का सीवेज सैंपल से हम अगर पता करेंगे कि यहाँ पर अरे यहाँ पर भी ये चीज़ है, यहाँ पर भी कोविड-19 का जो RNA है वो इस सीवेज में भी है, तो इट मीन्स कि वहाँ की लोकेलिटी में जो हम समझ रहे हैं कि वायरस नहीं है स्प्रेड, वो है। ठीक है, यानी हम गलत समझ रहे हैं। या इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर कहीं पर हम कह रहे हैं कि यहाँ अभी वायरस के इतने ही केस हैं या इस लोकेलिटी में कोई केस नहीं है, तो आप वहाँ पे लोगों को चेक करने की बजाय उस सीवेज ट्रीटमेंट से यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो चेक कर सकेगी। तो ये इसका फ़ायदा है। ठीक है, इसके अलावा पेंडेमिक की पॉवर्टी ने, जो मैंने पहले ही असम वाली न्यूज़ से लिंक कर दिया था, वो न्यूज़ यहाँ पर पेज नंबर 10 पर दी गई है कि मध्य प्रदेश में चाइल्ड मैरिज बढ़ गई है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक पॉवर्टी। मैंने लिंकिंग आपको बता दी थी कि कैसे ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ आर्टिकल हैं पेज नंबर 10 पर जो आपको पढ़नी है। 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल थी और
दिस इज़ इट फॉर द हिंदू, इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे जो पेजेस हैं वो यूजुअली उसमें शोकेस और ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा वर्ल्ड का एक पेज है, पेज नंबर जो आपका 13 है, तो वहाँ पर भी वो जो इंटरनेशनल न्यूज़ हैं वो चल रही हैं और वैक्सीन डिलीवरी और बाकी सारी न्यूज़ हैं। तो कोई भी ऐसी बड़ी न्यूज़ यहाँ पर मेरे को नज़र नहीं आ रही है। और चाइना का जो मून प्रोब था वो वापस अर्थ की तरफ हेड्स बैक कर रहा है। तो ये सारी न्यूज़ हैं और दिस इज़ इट। और यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद स्पोर्ट्स का पेज है, पेज नंबर 15, एंड देन दिस इज़ द एंटायर हिंदू फॉर डेटेड 14 दिसंबर 2020। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। दिस इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।